जैसे कि रिसेंटली हमने प्रोसेस कॉस्टिंग को अपना कंप्लीट किया और इससे पहले लेक्चर में हमने जॉइंट प्रोडक्ट को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 चल रहा था हमारा, डिस्कशन जो हमारी चल रही थी वो चैप्टर नंबर 9 जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन चल रही थी। ठीक है, और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में से हमने जॉइंट प्रोडक्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी दे दिया आपको, और एक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लिया, और एक हमने फाउल लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ऑटम 12 वाला पास पेपर का क्वेश्चन भी जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने कर लिया। ठीक है, अब चैप्टर 9 का लास्ट टॉपिक बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट क्या है, अब बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट क्या होगी, इसका क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा, तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम सारी की सारी जो डिस्कशन करेंगे वो बाय प्रोडक्ट के बारे में करेंगे। ठीक है, बाय प्रोडक्ट है क्या, ये जॉइंट प्रोडक्ट में मैंने पहले बता दिया था, आज ज़रा दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रॉ मटेरियल में शुगर केन, हमने शुगर केन को प्रोसेस 1 में इन किया और अल्टीमेटली तो प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, बस ठीक है एक समरी के तौर पर शुगर केन को हमने प्रोसेस 1 में इन किया और यहाँ से हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनकर आ गए। एक शुगर जिसको मैंने इंटेंशनली बनाना चाहा था, मैंने शुगर केन का क्यों इस्तेमाल किया, ताकि मैं उससे शुगर बना पाऊँ। तो शुगर जो मैंने इंटेंशनली बनाई वो मेरी मेन प्रोडक्ट है, वो मेरी क्या है, मेन प्रोडक्ट है। और जब मैं शुगर बना रहा था तो शुगर की प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में ही मुझे एक अनइंटेंशनली, एक्सीडेंटली, अचानक से मुझे एक और प्रोडक्ट भी मिलना शुरू होगी, वो प्रोडक्ट मुझे मोलेसिस मिलना शुरू हो गया। ऑब्वियस बात है, जब शुगर होगा, शुगर केन होगा, उसको जब प्रोसेस किया जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, फिर उस लिक्विड फॉर्म को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखेंगे तो फिर आस्ता आस्ता शुगर में कन्वर्ट होना शुरू होगा और बीच में से मुझे मोलेसिस ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब शुगर ये मेरी मेन प्रोडक्ट है और मोलेसिस ये मेरी बाय प्रोडक्ट है। मोलेसिस होता क्या है, ये हमारा गुड़ होता है, ठीक है, जिसको जगरी भी कह रहे होते हैं। तो बाय प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इसको इंटेंशनली प्रोड्यूस कर रहे होंगे, हरगिज नहीं, ये मेन प्रोडक्ट के साथ कंप्लीमेंट्री तौर पर आ रही होगी, यानी कि ये एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हो रही होगी। क्या ये जो एक्सीडेंटली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई, क्या इसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग होगी, हमने कहा ये मेरी मेन प्रोडक्ट ही नहीं है। अगर ये मेन प्रोडक्ट नहीं है तो इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बाय प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग याद रखेगा नहीं हो रही होती, क्योंकि मेन प्रोडक्ट नहीं है ना। क्या ख्याल है, ठीक है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, जैसे कल हमने जब जॉइंट प्रोडक्ट की एग्जांपल की थी, तो जॉइंट प्रोडक्ट की एग्जांपल हमने क्या किया था, हमने यहां से क्रूड ऑयल लिया था। हमने कहा जब क्रूड ऑयल इस प्रोसेस 1 में इन होगा तो यहां से हमारे पास मान लें फिलहाल अभी के लिए 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स आई, 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स आई। नंबर 1 प्रोडक्ट कौन सी आ गई, मान लें पेट्रोल आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर पर डीजल आ गया और थर्ड लाइन पर हमारे पास केरोसिन ऑयल आ गया, ठीक है। ये 3 जॉइंट प्रोडक्ट आई और इन तीनों को मैं इंटेंशनली प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि पेट्रोल और अच्छी रिफाइनिंग फॉर्म में आए, तो इस पेट्रोल के ऊपर क्या होगा, फर्दर प्रोसेसिंग होगी। और ये फर्दर प्रोसेसिंग कहां होगी, ये फर्दर प्रोसेसिंग होगी प्रोसेस 2 में जाकर, और ये एक पेट्रोल की लास्ट फिनिश फॉर्म मेरे पास आ जाएगी, जिसको मैं फिनिश गुड कह सकता हूं, जिसको अल्टीमेटली मैं बेच सकता हूं, ठीक है। और अगर डीजल को इसी हालत में बेचना हो तो मर्जी है, इसको इसी हालत में यहां पे बेच सकता हूं या इसको भी फर्दर प्रोसेस कर सकता हूं। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट का केस हम पढ़ चुके थे। अब हमारे वाले केस में क्या आया, बाय प्रोडक्ट आ गया। याद रखिएगा, बाय प्रोडक्ट की हैसियत कभी भी मेन प्रोडक्ट की हैसियत नहीं हो सकती, इसलिए बाय प्रोडक्ट के ऊपर हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते, जबकि जॉइंट प्रोडक्ट के ऊपर जिसके ऊपर चाहे फर्दर प्रोसेस करके उसको और बेहतर कर सकते हैं, उसको और रिफाइन कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई जी? अच्छा जी। अगर हमारे क्वेश्चन में
ज्वाइंट प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी आ जाए तो उस बाय प्रोडक्ट को अब डील कैसे करना। ज्वाइंट प्रोडक्ट तो हमारी मेन प्रोडक्ट बनी ना, और उस ज्वाइंट प्रोडक्ट के लिए हमने पूरी कॉस्ट एलोकेशन की थी, ऐसे ही है। इससे पहले जब मैंने ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन करवाया था और एग्जामिनर ने कहा था ईच प्रोडक्ट की कॉस्ट बताएं क्या आती है, तो हमने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया था, ईपीयू बनाया था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाए थे, कॉस्ट पर यूनिट बनाई थी, फिर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाई थी, और चौथे नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आए थे। उन कॉस्ट को मैंने क्या किया था, दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट को एलोकेट किया था, या तो क्वांटिटी के बेस के ऊपर या तो एनआरवी के बेस के ऊपर, और फिर हमारा क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया था। बाय प्रोडक्ट के साथ क्या सलूक करेंगे इस सारे सिनेरियो में। नंबर 1, पॉसिबल ट्रीटमेंट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट के साथ हम दो सलूक कर सकते हैं, या ट्रीट एज सेल। इस बाय यानी कि हमारे पास शुगर के साथ जो मोलेसिस मुफ्त में आया मेरे पास, इसको मैं ना नॉर्मल सेल कंसीडर कर लूँ। क्या करूँ, नॉर्मल सेल कंसीडर कर लूँ। मैंने कहा ठीक है मोलेसिस तुम आ गए हो, बस तुम जैसे ही आए हो तुम्हें क्या करूँगा, ऐसे ही बेच दूंगा। इसको भी मैं एक सेल के तौर पर, इसको भी एक सेल की हैसियत मैंने दे दी, सेल का दर्जा दे दिया, नॉर्मल सेल। अगर इसको सेल का दर्जा मिल गया तो बता सकते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। नहीं, इसको जो भी मेरे पास ये प्रोडक्ट है इसको सिर्फ बेच रहा हूं, तो उसके बेच के मेरे पास कैश आ जाएगा, यानी कि कैश डेबिट सेल क्रेडिट। तो इसकी हैसियत क्या होगी, कैश डेबिट यानी कि मोलेसिस जो गुड मेरे पास आया, ये जिस फॉर्म में आया आगे इसी फॉर्म में क्या कर दूंगा, इसको मार्केट में बेच दूंगा, मोलेसिस ही बेचूंगा। यानी कि वो उसको फर्दर अगर मैंने बेहतर वाला गुड़ बनाना है तो मोलेसिस में भी फर्दर प्रोसेस होंगे, तो इसकी टेंशन मुझे नहीं लेनी। तो अगर जो बाय प्रोडक्ट मेरे पास आया, नंबर 1 ट्रीटमेंट क्या है, इसको नॉर्मल सेल में ले जाओ, इसको भी सेल के ही ऐसे दे दूं, तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसमें कोई टेंशन। या अगर मुझे इसको सेल नहीं समझना तो इसको एक अदर इनकम समझ ले कि शुगर तो बेचनी थी बनाकर, मोलेसिस भी मुफ्त में आ गया, इसको भी बेच देंगे। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अदर इनकम कंसीडर कर लेंगे। अगर हम अदर इनकम कंसीडर कर लें तो क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से भी कैश आएगा, और अब इनकम स्टेटमेंट सेल में नहीं आ रहा होगा, कहाँ पर आ रहा होगा, अदर इनकम में आ रहा होगा। यहां तक कोई टेंशन है तो बताएं। सर बाय प्रोडक्ट तो आ गया हमारे पास प्रोसेस में से, करना क्या भाई, दो तरीके हैं, या तो सेल समझ लो या तो अदर इनकम समझ लो। सेल समझेंगे तो ये सेल में आ रहा होगा, अदर इनकम समझेंगे तो अदर इनकम में आ रहा होगा। यहां तो कोई टेंशन है तो बताएं। बाय प्रोडक्ट में अब प्रोसेस कॉस्टिंग में बाय प्रोडक्ट, ये जो मोलेसिस आया इसके कोई ना कोई तो यूनिट्स होंगे, ऐसे कोई ना कोई तो कॉस्ट होगी, कोई ना कोई सेल वैल्यू भी इनकी होगी। तो इस बाय प्रोडक्ट को प्रोसेस कॉस्टिंग में यानी कि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चन में इसका करना क्या। अब पॉसिबल जो ट्रीटमेंट्स होंगी, अब जॉइंट प्रोडक्ट के बाद बाय प्रोडक्ट के साथ क्या सलूक करना है, उसके लिए एक समरी मैंने बनाई है। इस समरी में बाय प्रोडक्ट की सारी की सारी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होंगी जो हमने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में करना है। यानी कि अगर हमारे सवाल में बाय प्रोडक्ट आ गया, वो कहां कहां पर किस किस डिजाइन से आएगा, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वो सारी समरी है। नंबर 1, बाय प्रोडक्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट कभी भी हमारी मेन प्रोडक्ट नहीं होती, हालांकि वो भी तो एक आउटपुट ही है। जैसे शुगर भी तो शुगर केन का आउटपुट ही है, तो मोलेसिस भी तो शुगर केन का आउटपुट ही है। हालांकि ये आउटपुट है, लेकिन कभी भी इसको मेन प्रोडक्ट जितनी अहमियत नहीं मिलती, क्योंकि इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता ना। इसके ऊपर तो मैं बिजनेस नहीं करना जा रहा, मेरा बिजनेस शुगर मिले ना, तो मैं शुगर की प्रोडक्शन के ऊपर कंसर्न हूं, मेरा मोलेसिस से कोई कंसर्न नहीं है। बात समझ आ रही है। इसी तरह जब हम सोप मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें ग्लिसरीन मिल रही होती है सोप की मैन्युफैक्चरिंग से। अगर मेरी सोप इंडस्ट्री है तो मैं सोप के बारे में कंसर्न हूं, मुझे ग्लिसरीन से कोई लेना देना नहीं है। वो जितनी भी ग्लिसरीन निकलेगी मिलेगी उसके बाद एज इट इज जाके या तो बेच दूंगा या तो अदर इनकम मान के चलूंगा। अच्छा जी, नंबर 1 ये हो गया।
यानी कि बाय प्रोडक्ट आउटपुट तो है लेकिन कभी भी वो मेन प्रोडक्ट की हैसियत नहीं ले सकता। आपको पता है मेन प्रोडक्ट पे वो जॉइंट प्रोडक्ट बन जाएगा, सही है, और जॉइंट प्रोडक्ट की कहानी पीछे पड़ के आए हैं सारी। सेकंड, कंप्लीटेड यूनिट्स जिनको हम आउटपुट भी कहते हैं, अगर हमारे सवाल में बाय प्रोडक्ट आ जाएगा तो ये कंप्लीटेड यूनिट्स आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे? जो भी हमारा अगर जो भी हमारा टोटल आउटपुट अगर क्वेश्चन में गिवन हो, मान लें कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कि टोटल आउटपुट 20,000 है। टोटल आउटपुट कितना है? 20,000 है। मेरी बात समझ आ रही है? और बाय प्रोडक्ट के भी यूनिट्स बता दिए कि भाई जो बाय प्रोडक्ट है वो 2000 यूनिट बाय प्रोडक्ट के आए। अब क्वांटिटी स्केड्यूल में कंप्लीटेड यूनिट्स कैसे आएंगे? इस आउटपुट में से इस बाय प्रोडक्ट को माइनस करूंगा, जो रिमेनिंग यूनिट बचेंगे कितने बचेंगे? 18,000। ये मेरे पास बनेंगे कंप्लीटेड यूनिट्स और आउटपुट ये आगे ईपीयू में जाएंगे। व्हाई? क्योंकि अभी हमने तय किया कि बाय प्रोडक्ट को कभी भी मेन प्रोडक्ट की हैसियत हासिल नहीं होगी। जिस मुल्क में जॉइंट प्रोडक्ट रहते हैं, मेन प्रोडक्ट रहता है, बाय प्रोडक्ट कभी भी उस मुल्क का हिस्सा नहीं बनने वाला, सही है। तो हमने क्या किया, मेन प्रोडक्ट में से बाय प्रोडक्ट को निकाल देंगे, जो यूनिट बनेंगे वो हमारे मेन प्रोडक्ट के यूनिट्स होंगे, वो आगे एपीयू में जा रहे होंगे। मेन तो उनकी कॉस्ट कैलकुलेट हो रही होगी ना। अगर मेरा बिजनेस शुगर बनाने का बच्चों, तो मैं शुगर की कॉस्ट के बारे में कंसर्न हूं ना, मुझे क्या लगे मोलेसिस से। तो दैट्स व्हाई अगर क्वेश्चन में आउटपुट गिवन होगा तो आउटपुट में से बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स माइनस करने के बाद ये 18,000 मेरे गोज टू ईपीयू में कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स के तौर पर आ रहे होंगे। क्या ये बात समझा चुका आपको? अच्छा, तीसरी बात, सेकंड बात हमने पढ़ ली। तीसरी बात, नो कॉस्ट इज एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री। ये जो बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स होंगे ना, इनके ऊपर कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं होगा, क्योंकि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हमने तो इनको लिफ्ट ही नहीं कराया। हमने कहा भाई तुम्हें तो मेन प्रोडक्ट का दर्जा ही नहीं मिला, और सारी के सारी कॉस्ट तो हो ही मेन प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट हो रही होती है। जब इनको मेन प्रोडक्ट की हैसियत ही नहीं मिली, मेन प्रोडक्ट का दर्जा ही नहीं मिला, तो इनके ऊपर कोई कॉस्ट एलोकेशन नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ आई? अभी फर्दर समझ लग जाएगी, टेंशन ना ले। अब ऊपर जितनी मैंने बातें की, अब उन सब की एक और रिफाइंड समरी। सर अगर क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट आ जाए तो बताएं हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? नंबर 1, बाय प्रोडक्ट इन क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में बाय प्रोडक्ट का करना क्या है? सिंपल सी बात है, बाय प्रोडक्ट यूनिट्स इन क्वांटिटी स्केड्यूल विल ट्रीट सेम लाइक नॉर्मल लॉस यूनिट। क्वांटिटी स्केड्यूल में हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। नजर अब समझ आ रहा है? मिसाल के तौर पर अगर इसकी थोड़ी समरी बना लें तो बात 100% मेरे ख्याल में क्लियर हो जाएगी। अगर मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बनाऊं, यहाँ पे क्वांटिटी स्केड्यूल बनाऊं, नंबर 1 पे क्या आता है? बोले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आता है, ऐसे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद इनपुट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? क्लोजिंग। ये मेन में निकला, न्यू मटेरियल एडिशन वाले चक्रों में नहीं डाल रहा आपको भी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या हुआ? यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस क्या करूँगा? नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया। फिर माइनस क्या करूँगा? अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो क्या करूँगा? माइनस कर दूंगा। अगर एबनॉर्मल लॉस के एबनॉर्मल गेन आता तो ऐड करता, ऐसे है। अच्छा, नॉर्मल लॉस को क्या किया?
माइनस किया। अब जो बाय प्रोडक्ट आएंगे यूनिट्स, बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स वो भी यहां से माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आउटपुट आएगा और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आए, यो सॉरी कंप्लीटेड यूनिट्स आए, तो ये मेरे पास आ जाएंगे कंप्लीटेड यूनिट्स जो कि मेरा आउटपुट होगा। और चेक करें, ये वाली बात तो मैंने ये वाली लिखी है ना, ये देखें कंप्लीट यूनिट कैसे आएंगे, आउटपुट में से बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स माइनस करने हैं तो कंप्लीट यूनिट कंसीडर करेंगे। तो देखें अगर मैं यहां पे ब्रेक लगाऊं तो असल में तो आउटपुट मेरा यहीं पर ही आ जाता है, उसमें से देखें बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स माइनस करने के बाद ये वाले मेरे कंप्लीट यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो जब बाय प्रोडक्ट में माइनस होना ही है तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, इग्नोर भी कर सकते। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट ये होगी जैसा कि नॉर्मल लॉस की होती है, सही है। इन शॉर्ट वर्ड बाय प्रोडक्ट को हम नॉर्मल लॉस की तरह लेके चलते हैं, नॉर्मल लॉस की तरह। जो बिहेवियर प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में जो बिहेवियर नॉर्मल लॉस का होता है वो सारे प्रोटोकॉल हम बाय प्रोडक्ट को देते हैं, यानी कि बाय प्रोडक्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सेम नॉर्मल लॉस के प्रोटोकॉल्स की तरह। क्या समझ लग गया? क्वांटिटी स्केड्यूल में बाय प्रोडक्ट ने क्या करना है, माइनस करना है। ये वाली बात पॉइंट नंबर 4 में मैंने लिखी हुई है। करें क्या, बाय प्रोडक्ट यूनिट माइनस फ्रॉम क्वांटिटी स्केड्यूल जैसा कि नॉर्मल लॉस हम करते हैं। क्या ये पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया? इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा सर, ईपीयू में क्या करेंगे? नो ट्रीटमेंट इन ईपीयू लाइक नॉर्मल लॉस यूनिट। मुझे ईपीयू में नॉर्मल लॉस आता है? नहीं आता। जब नॉर्मल लॉस नहीं आएगा तो बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स भी ईपीयू में नहीं आएंगे। तो क्वांटिटी स्केड्यूल के बाद अगला क्या बना रहे होते हैं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में क्या बाय प्रोडक्ट आएंगे? नो, कोई नहीं आने वाला। डन। यानी कि बाय प्रोडक्ट का ईपीयू में कोई शेयर नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस भी तो नहीं आते। और अभी हमने एग्री किया कि बाय प्रोडक्ट को हम नॉर्मल लॉस की हैसियत दे रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 5 डन। अच्छा जी, अब तीसरा कॉलम कौन सा रह गया फिर? कॉस्ट पर यूनिट ना, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में क्या आएगा? कॉस्ट पर, अच्छा मुझे बताएं, क्या ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में आएंगे? नहीं आएंगे। नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी बाय प्रोडक्ट को। जब बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट ही एलोकेट नहीं करनी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में, तो आ ही सारा के सारा रिकॉर्ड कॉस्ट का आ रहा होता है। कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट। क्या इवैल्यूएशन स्टेटमेंट में क्या कभी हमने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट लिखी है? तो भैया अगर नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नहीं लिखी तो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इवैल्यूएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगी, सही है। अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट में आ रहा होता है, और क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस फ्रॉम दी कॉस्ट पर यूनिट। अब देखें बाय प्रोडक्ट में कॉस्ट पर यूनिट में क्या होना है? इन कॉस्ट पर यूनिट सेल वैल्यू या एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने कहा था बाय प्रोडक्ट के साथ दो सलूक कर सकते हो, या तो इसको सेल में ले जाएंगे या तो अदर इनकम में ले जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट इसको हम नॉर्मल सेल में ले जाते हैं। सेल वैल्यू या एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में क्या करेंगे? विल माइनस फ्रॉम मटेरियल। अगर P1 है तो P1 की कॉस्ट में से क्या करेंगे बच्चों? माइनस कर देंगे, जैसा कि हम स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं कॉस्ट पर यूनिट में। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए, तो कॉस्ट पर यूनिट में क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी? कॉस्ट पर यूनिट में ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? आपको पता है कॉस्ट पर यूनिट में बस सिंपल सा फॉर्मेट, यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा, यहाँ पे कन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी,
अगर एफ को मेथड चल रहा है तो कर लीजिए खुद ही। अगर एफ को है तो यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ रही होगी, ऐसे ही है, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा होगा, करंट पीरियड कॉस्ट आ रही होगी, ऐसे ही है, और ये एफ को वाला डिज़ाइन चल रहा है, ठीक है, डन। अच्छा, माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ कौन सा, नॉर्मल लॉस मेरे भाई, किसको माइनस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे। कहाँ से माइनस किया, मटेरियल में से माइनस किया। ये बात तो पुरानी है ना, ये बात तो पुरानी है। अगर बाय प्रोडक्ट आ गया तो माइनस करेंगे सेल, ये क्या बच्चों, स्क्रैप वैल्यू। बाय प्रोडक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, सेल वैल्यू। अगर सेल वैल्यू नहीं तो एनआरवी। और बात समझ आ रही है मेरी, वो जिंदा हो आप लोग सारे के सारे, पक्की बात है, आर यू अलाइव? अच्छा, मुझे ऐसा ना लगे मैं अकेले चल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो सेल वैल्यू या एनआरवी हमने क्या किया बच्चों, सेल वैल्यू या एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, वो क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। अब देखें, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट में से माइनस होती है, तो हमने बाय प्रोडक्ट की भी सेल वैल्यू को यहां पे माइनस कर दिया, और ये हमारे पास यहां पे बच्चों टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में लास्ट में क्या रह गया, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट ने नहीं आना। कहां तक डन? कुछ नोट करना तो नोट कर लो जल्दी से। साथ साथ ही नोट कर लिया यार, कि ज्यादा नहीं एफिशिएंट हो गए जरा। अच्छा अच्छा, इनमें से कोई सवाल पूछना है? इन ये जो सारी समरी लिखी, इसकी सारी समरी मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है। अब दो चीजें रह गई बस इसकी, एक एंट्री और एक वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में इसका क्या सलूक होगा। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उससे काफ़ी हालात बेहतर हो जाएंगे, और फिर फाइनल आपको पता है पास पेपर करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। बाकी जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के 2 सवाल और होंगे पास पेपर के, वो इंशाल्लाह आप लोग ही करेंगे, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल। क्या कुछ मिक्सिंग के साथ हैं, वो बाद में करेंगे, लेकिन वो कम में भी, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक कोई टेंशन, यहां तक कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, अब 2 चीजें रह गई कि बाय प्रोडक्ट को वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में बाय प्रोडक्ट को कैसे डील करना है, और उसकी एंट्रीज क्या होंगी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे, और यहां पर रुपीज आ जाते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट को हमने क्या किया था याद है, मान लें कि हमारे पास 2 जॉइंट प्रोडक्ट थी, जॉइंट प्रोडक्ट एक्स, उसके यहाँ पे यूनिट्स थे, और मान लें उनकी यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट आ गई। फिर एक जॉइंट प्रोडक्ट वाई है, उसकी भी यहाँ पे मान लें, ये हाइपोथेटिकल यूनिट लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, 5000 यूनिट है, और मान लें कि 6 लाख उनकी कॉस्ट है, ऐसी है। बाय प्रोडक्ट के साथ भी सेम सलूक करूंगा यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट के साथ भी सेम, क्योंकि बाय प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली है तो आउटपुट ही ना, है तो आउटपुट ही, वो भी तो इस वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफर आउट हो रहे हैं और फिनिश गुड में जा रहे हैं, यानी कि सेल होने जा रहे हैं, तो वर्क इन प्रोसेस तो आउट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय
प्रोडक्ट Z, इसके जो भी यूनिट्स होंगे, मान लें कि 200 यूनिट्स, ठीक है, और उनकी क्या होगी सेल वैल्यू, क्या होगी सेल वैल्यू। फॉर एग्जांपल मान लें कि सेल वैल्यू उनकी आ गई 10,000, तो 10,000 उसकी क्या आ गई सेल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वर्क इन प्रोसेस से आउट होंगे, वर्क इन प्रोसेस से आउट होंगे, ऐसी है। तो बता सकते हैं फिर इसकी इनकी एंट्री क्या होगी। अगर मुझे इसकी एंट्री बनानी हो तो ऑब्वियस बात है ये यहाँ से आउट हो रहे हैं और फिनिश गुड में जा रहे होंगे, लेकिन इनको हमने फिनिश गुड की हैसियत दी नहीं हुई, ठीक है। तो इसकी एंट्री के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस से जा रहे हैं तो वर्क इन प्रोसेस हमारा क्रेडिट हो जाएगा बाय अमाउंट 10,000 से। तो वर्क इन प्रोसेस क्या करेंगे, हम 10,000 से माइनस कर देंगे और डेबिट कर देंगे बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को, क्योंकि बस हम इस सारी के सारी बाय प्रोडक्ट को अब हम बेचने वाले हैं। और वो सेल वैल्यू क्या लिखी है मैंने 10,000, तो 10,000 से ये एंट्री बन जाएगी बाय प्रोडक्ट की, यानी कि ये जस्ट लाइक फिनिश गुड की तरह ही है, ठीक है तो बन गए ना। अब फर्दर प्रोसेसिंग तो इसमें होनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे बाय प्रोडक्ट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक कोई टेंशन है, ये बाय प्रोडक्ट का ओवरऑल एक बर्ड आई व्यू था। अब यहाँ पर बाय प्रोडक्ट कंसेप्चुअली कंप्लीट हो चुका, अब हम इसी कंसेप्ट को मजबूत करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके, ठीक है। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाए ज़रा, तो भाई ख्याल कर लें इतने जज्बाती ना हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नोट कर लें ज़रा। बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या शो हो रहा है, चलेगा? अच्छा जी, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस 1 की है। अच्छा जी, ये हमारे पास सारा सवाल है, इसको जल्दी से नोट कर लें फिर सॉल्व करते हैं इसको। ये फ्रंट वाली लाइट तो यहाँ से नहीं ऑफ होनी, बताओ ये फ्रंट वाली लाइट्स ऑफ होती हैं, देखो ज़रा फ्रंट वाले। बस जल्दी से नोट कर ले, अच्छा वेदर लग रहा है। डॉक्टर वाले राइटिंग से लिख लें ज़रा, शाबाश। नीट घर जाके कीजिएगा इंशाल्लाह। हाँ, वो तो मैं स्लाइड सेंड कर ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, बाय प्रोडक्ट की स्लाइड होगी।
जी नोटेड। भैया पॉज कर दे सर। इसको पॉज कर दे। अच्छा जी, होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन सारा के सारा पढ़ लिया। अब मैं जल्दी से क्वेश्चन का रिव्यू करवा दूं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास 3500 यूनिट्स हैं और ये 75% स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई। मटेरियल 45,000, कन्वर्जन 80,000 आ गया। करंट डाटा में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 4 लाख है और ये 24,000 यूनिट ये हमारा इनपुट के तौर पर आएगा। कन्वर्जन 750 है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 2200 यूनिट आ गए जो कि 75% कंप्लीट है। इंस्पेक्शन स्टेज 50% पर है। नॉर्मल लॉस 5,500 का हुआ। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 300। आपको पता है जब भी एक्चुअल लॉस क्वेश्चन में आ जाए फौरन से अलर्ट हो जाना है। जब भी एक्चुअल लॉस आएगा तो अपने साथ दो चीजें लेकर आएगा, या तो एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल लॉस लेकर आएगा। अब चेक करें हमारे वाले केस में क्या हुआ, चेक करें जरा हमारे वाले केस में क्या हुआ। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस कितना था? 500, पर हकीकत में लॉस तो कम हुआ। इसका मतलब नॉर्मल लॉस कितना हुआ? अब बच्चों नॉर्मल लॉस 500 है, एक्चुअल लॉस 300 का हुआ। इसका मतलब फिर 200 का क्या है? ये एबनॉर्मल गेन आ गया मेरे पास 200 का। सही है, तो यहीं पे मैंने कुछ अंदाजे लगा लिया। अच्छा, क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट आ गया। बाय प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स हैं? 400। अब आपको पता होना चाहिए बाय प्रोडक्ट के यूनिट ने कहाँ कहाँ पे जाना है। मेरी बात समझ आ गई? तो इस बाय प्रोडक्ट के यूनिट ने सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल में से माइनस होना है। तो हम कहेंगे भाई आपने माइनस होना है फ्रॉम क्वांटिटी स्केड्यूल से, बस, और आपने कोई काम नहीं है आप यहाँ पे। फिर आउटपुट कंप्राइजेस 75% ऑफ प्रोडक्ट ए। कहता है जो भी आउटपुट आएगा, जो भी बच्चों आउटपुट आएगा 75% कौन है? प्रोडक्ट ए, और रिमेनिंग 25% कौन होगा? प्रोडक्ट बी। इसका मतलब ये बाय प्रोडक्ट आ गया और ए और बी दोनों क्या आ गए? ज्वाइंट प्रोडक्ट आ गए। क्या आ गए? ज्वाइंट प्रोडक्ट आ गए। यानी कि ये क्वेश्चन ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट दोनों का कॉमन है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट 10। भाई स्क्रैप वैल्यू ऊपर नॉर्मल लॉस हुआ ना, वो कितने का बेचेंगे? 10 रुपये का। सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए 300 रुपये पर यूनिट पे सेल हो रहा है। सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी 200 पर यूनिट पे सेल हो रहा है, और सेल प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट 40 रुपये पर यूनिट पे सेल हो रहा है। डन। अब चलते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। कहता है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाओ यूजिंग एफको मेथड। एफको मेथड इस्तेमाल करना। अब घर से यही क्वेश्चन कीजिएगा लेकिन फाइफो मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है? तो दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे। चलें जी, जब मुझे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनानी है तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन कहाँ से आएंगे? नंबर 1 पे क्या बना रहे होते हैं? वो बोले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। सेकंड पे किसकी बारी आएगी? ईपीयू की। तीसरी बारी किसकी आएगी? कॉस्ट पर, वो बोले और चौथे नंबर पर आएगा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ऐसे ही है। अच्छा, सारा सवाल सेम है। बाय प्रोडक्ट आ गया तो देखिए बाय प्रोडक्ट में यहां पे क्या होना है? यहां से बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स ने क्या होना है? माइनस हो जाना है। ईपीयू में बाय प्रोडक्ट ने
नहीं आना। कॉस्ट पर यूनिट में माइनस होगी सेल वैल्यू इस बाय प्रोडक्ट की, और यहां पे भी बाय प्रोडक्ट ने नहीं आना। तो देखिए हमारा सारा डिजाइन बन गया क्वेश्चन का। आगे माशाल्लाह क्वेश्चन तो हलवा ही है माशाल्लाह। क्या ख्याल है, खुद करना चाहोगे या? हाँ, क्वांटिटी का सारा ही सवाल सीधा है। जरा करते हैं 5 मिनट में, आप लोग खुद करें, जरा फटका देंगे आप लोग इंशाल्लाह माशाल्लाह। क्वांटिटी स्केड्यूल आंसर क्या है आप लोग कर लो, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा करें सारे क्वांटिटी स्केड्यूल बना के स्टॉप हो जाए, जरा क्वांटिटी स्केड्यूल जाके शुरू से मैच हो जाए हमारा। क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया, बस ठीक है। अब देखते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल आप लोगों का सही बना या नहीं बना। चेकआउट नंबर 1 पे क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा जी, क्वांटिटी स्केड्यूल में नंबर 1 चीज क्या आएगी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या आएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना हमारे पास? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3500 है, ऐसे क्या? इसके बाद क्या आएगा? इनपुट आएगा। इनपुट कितना हमारे पास? 24,000। तो इनपुट आ गया हमारे पास 24,000। उसके बाद क्या आ गया? माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, वो कितना है? 2200। तो 2200 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। एग्रीड। इसके बाद लॉसेस माइनस होते हैं। पहले वाला लॉस क्या होगा? माइनस कर दूंगा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना था क्वेश्चन में? 500 था। अब रुक जाए ज़रा, अब एबनॉर्मल लॉस नहीं है हमारे केस में, एबनॉर्मल गेन आ गया, तो ऐड होगा ए बी गेन। कितना था? 200। तो 200 यहां से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, और बस खत्म? खत्म। अच्छा, बाय प्रोडक्ट कितने हमारे पास? वो भी माइनस करने हैं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट की हैसियत हमने कहा नॉर्मल लॉस जैसी है, तो नॉर्मल लॉस भी माइनस होते हैं। तो बाय प्रोडक्ट 400 है, वो माइनस कर दिया। व्हाट इज द आउटपुट? 24,600। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स तब लिखते जब नॉर्मल लॉस ये मुझे कैलकुलेट करना होता, और अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज की फॉर्म में होता तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स के ऊपर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करता। आज तो बना बनाया आ गया, 500 की बने, खत्म कहानी। अगर वो ये कहता है नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, तो फिर मैं 10% इंस्पेक्टेड यूनिट्स के ऊपर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करता। जी, व्हाट इज द कंप्लीटेड यूनिट्स? कंप्लीटेड यूनिट 24,600। ये मेरे पास कंप्लीटेड यूनिट्स आ गया। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। वेल डन। नेक्स्ट क्या बनाना है? ईपीयू बनाना। सेकंड में हम बनाएंगे ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट्स आ जाएंगे और मटेरियल, और उसके बाद कन्वर्जन। डन। अच्छा जी, ईपीयू किसे बना रहे हैं? फाइफो से एफको से? एफको से चल रहा है। अगर एफको से चल रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हुए मेरे पास? 24,600। हाँ, वो ऑलरेडी माइनस करके आ रहा है ना। ये कितना को माइनस करना है? ये देख, बाय प्रोडक्ट पहले माइनस कर लिया हुआ मैंने, वरना यहां पे आउटपुट होता है ना मेरा, उसमें से माइनस करने के बाद ये लेंगे 24,600। तो कंप्लीट यूनिट कितना है? 24,600। तो 24,600 इज माई कंप्लीट यूनिट्स। और कंप्लीट यूनिट्स कंप्लीशन के एतबार से 100% है, तो मटेरियल के एतबार से भी 100% और कन्वर्जन के एतबार से भी 100% होंगे। तो 24,600 ही रहेगा।
यहाँ तो कोई टेंशन, पक्की बात है। उसके बाद क्या आएगा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स हैं? 2200। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2200। और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है इसकी? 75% थी ना। तो मटेरियल के एतबार से 100% है और कन्वर्जन के एतबार से 75% है। तो 2200 और 1650 आ गया। एंड द थर्ड वन इज AB गेन। एबनॉर्मल गेन कितना है? 200 है। अब रुक जाएं प्लीज, प्लीज रुक जाएं, प्लीज प्लीज, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब मुझे बताएं एबनॉर्मल गेन ने यहां पे ऐड होना है या माइनस होना है? ये माइनस होना है, ये बात याद रखेगा। तो इसको यहीं पे माइनस कर लो ताकि पता चले कि एबनॉर्मल गेन ने माइनस होना है। अच्छा जी, तो एबनॉर्मल गेन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। व्हाट इज द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन? हाँ हाँ लिखिए यार, ये लिखी हुई है, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लिखी हुई है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 50% है, सही है। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 50% है, तो यहाँ पे मैंने 50 लिख लिया। तो इसका मतलब नॉर्मल गेन मटेरियल के एतबार से 100 पर है, कन्वर्जन के एतबार से 50 पर है। तो 200 और यहाँ से आ जाएगा 100। मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया, ठीक है। व्हाट इज दी मटेरियल यूनिट? 2600 और यहाँ पे 26। और एबनॉर्मल गेन यहाँ से हमने माइनस करना है। डन? यहाँ तो कोई टेंशन? अब क्या रह गया? कॉस्ट पर यूनिट। मेरे साथ हैं? पक्की वाली बात है? ओके नाइस। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट पर आ जा। तो मटेरियल कन्वर्जन ही हमारे पास, मटेरियल और कन्वर्जन एफको से चल रहे हैं, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा। हाउ मच ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? 45,000। कन्वर्जन 80,000। करंट ईयर कॉस्ट, करंट पीरियड कॉस्ट how much? Current period cost 400,000 and conversion 750,000। यहाँ तक कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। हाउ मच नॉर्मल लॉस यूनिट? 500। और एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं? 10 का। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या? दैट इज दी 5000। तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आ गई मेरे पास 5000, वो माइनस कर दिया। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट भी है और आपको पता है बाय प्रोडक्ट की हैसियत नॉर्मल लॉस जैसी है। तो जैसे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप माइनस की, तो बाय प्रोडक्ट की क्या माइनस करेंगे? सेल वैल्यू। तो अगेन माइनस करेंगे कोर सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। जी, बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने हैं? 400। और एक यूनिट कितने का बेचते हैं? कितने का? 40 का। तो 400 यूनिट हैं और एक यूनिट बेचते हैं ₹40 पर यूनिट का। तो 4 4 16,000। तो सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट आ गई 16,000। ठीक है जी। मटेरियल का टोटल सबसे पहले बताएं। 424,000। 424,000। कन्वर्जन का टोटल बताएं। 830,000 आ गया। ये टोटल कॉस्ट आ गई।
और डिवाइड कर देंगे ईपीयू से, तो डिवाइडेड बाय ईपीयू। तो भाई आप डिवाइड हो जाएं और आप भी डिवाइड हो जाएं। ईपीयू से क्या 26600 26600 और आप डिवाइड हो जाएं 26150 26150 एंड द कॉस्ट पर यूनिट इज 15.93 15.93 और यहाँ पे क्या गया 31.73। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल सवाल है। तो बाय प्रोडक्ट में अगर चेक करें तकरीबन 90% प्रोसेस अकाउंट की है, प्रोसेस कॉस्टिंग की है, 10% कहीं बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट्स आ रही होती। नोटेड? वो कर भी लिया साथ साथ नोट? वो माशाल्लाह यार चाह गए हम लोग। तो तीसरी वर्किंग हमारी हो गई, तीसरा। और फोर्थ में आ गया स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ये तो आसान ही है ना, क्योंकि इसमें तो बाय प्रोडक्ट ने आना ही नहीं है, तो ये तो पुराने वाला ही चलना है सारा के सारा। तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, लेकिन एक बात याद रखनी है, बाय प्रोडक्ट तो नहीं आएगा लेकिन ज्वाइंट तो आएगा ना। ज्वाइंट की एलोकेशन आनी है, सही है? हाँ, ज्वाइंट की एलोकेशन आनी है, वो याद रखनी है। नंबर 1 क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। जी जी, कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट कैसे आएगी? हाउ मच कंप्लीटेड यूनिट्स? 24600 24600 तो 24600 24600 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को टोटल कर लो बेशक, इन दोनों को बेशक यहीं पे टोटल कर लो। कितना आया? 47.66। तो बस 47.66 को इस्तेमाल कर लूँ, कोई इतराज़ तो नहीं है? वरना अगर आप लोगों ने पुराना वाला डिज़ाइन रखना तो मुझे इतराज़ नहीं है, तो पुराने वाला डिज़ाइन रख सकते हैं आप। तो 15.93 प्लस 31.73, आंसर इज 1172436। अब इस कॉस्ट ने क्या करनी है? एलोकेट होनी है, इसको बांटना है किसके ऊपर? दो ज्वाइंट प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि ए है और बी है। तो इसको इन ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर मुझे क्या करना है? एलोकेट करना है। अब क्वेश्चन में आए जरा, उसने नहीं बताया कि जो ज्वाइंट प्रोडक्ट मेरे पास 75% प्रोडक्ट ए है और 25% प्रोडक्ट बी है, इसको जो एलोकेशन करनी है किस बेस के ऊपर करनी है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट एनआरवी, बाय डिफॉल्ट सेल वैल्यू के ऊपर करेंगे एलोकेशन। तो अब मेरे पास क्या रह गया? एलोकेटेड टू A and B on NRV basis on NRV basis। हम A और B को एलोकेट करेंगे किस बेस के ऊपर? NRV की बेस के ऊपर, ठीक है? तो A आ जाएगा और मेरे पे यहाँ से B आ जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर क्या आ जाएंगे? अच्छा मर्जी है, वर्किंग यहीं पे शो करवा दो या सेपरेट करवा दो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट्स। तो बताएं ए के यूनिट्स कैसे आएंगे? 75% है, ये 75% पर है, यानी कि 75% मल्टीप्लाई बाय 24600। और ये वाले भाई साहब कैसे आएंगे? 25% मल्टीप्लाई बाय 24600। भाई ये नज़र आ रहा है कैमरे में? ये दोनों कैमरे वाले भाई, ये दोनों जो सबज वाले लिखे हैं छोटे छोटे से, नज़र आ रहा है? अच्छा, आंसर बताएं, ए का क्या आंसर आया? जी 1845
0 और ये वाले भाई साहब 9840। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गए। ये गलत है, 6150 आ गया, 6150। और तुम कैसे आए हो ज़रा बताओ अपने बारे में। 25% मल्टीप्लाई बाय 24600, ये यूनिट्स आ गए मेरे पास, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, अब क्या रह गया, एनआरवी। एनआरवी कितनी है, सेल प्राइस कितनी है 300। अच्छा ये सेल प्राइस 300 है, ठीक है, सेल प्राइस कितनी है 300। चलो मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना देता हूँ, ये चल रहा है रुपीस पर यूनिट पर। ठीक है, ए कितने का सेल हो रहा है 300 का, और बी कितने का हो रहा है 200 का। ठीक है, इसके बाद जरा एक मैंने कॉलम जरा एडिशनल बढ़ा दिया, एक थोड़ी समझ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एनआरवी आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5535000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एनआरवी आ जाएगी। दिस इज द टोटल एनआरवी 1200000 डन। और टोटल एनआरवी का टोटल करें जरा 6 डन, क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या रहेगी, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एलोकेशन ना। अच्छा जी, अब आगे इनकी एलोकेशन कर लेते हैं। कॉस्ट एलोकेशन, ये वर्किंग सेपरेट होनी थी, मैंने इसी में ही कर दी है, सही है, मेरी बात समझ आई। ये वर्किंग आप सेपरेट करते हो ना, वर्किंग 1 का रेफरेंस, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट लिख लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे करना चाहें कोई टेंशन नहीं है। कॉस्ट एलोकेशन करें, कॉस्ट एलोकेशन कैसे करेंगे आप। अच्छा जी, यहाँ से 3 0 कॉमा ले रहा हूँ, तो 5535 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 6765 ये हो गया, रेशियो बन गई। एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज 1172436। ये मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आती है, आ, 95 ये आ गई, ए की कॉस्ट आ गई। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बी, 1230 डिवाइडेड बाय 6765, व्हाट इज द कॉस्ट 1172436 एंड आंसर इज 213170। ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ बी आ गई, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ ए आ गई जी। दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है ना, तो दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है, तो ये जो टोटल कॉस्ट है इन दोनों ए और बी दोनों में बांटनी है ना। सर जो हमने जो बाय का पढ़ा था, जहाँ पे बोला था कि फर्दर जैसे क्या बोला था, बाय तो नहीं है मेरे ख्याल में, जॉइंट बाय प्रोडक्ट बी नहीं है। ये देखें जरा, सवाल में आए, जरा सवाल में आए, दिस इज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन में दो जॉइंट प्रोडक्ट हैं। आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ 75% ऑफ प्रोडक्ट ए, इसका मतलब प्रोडक्ट ए जॉइंट प्रोडक्ट है और 25% प्रोडक्ट बी भी जॉइंट प्रोडक्ट है। और जो सेल प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट अलग है, इसके ऊपर आए जरा, बाय प्रोडक्ट इज 400 यूनिट, उसका नाम क्या क्वेश्चन में नहीं मेंशन, उसका नाम ए और बी नहीं है, उसका नाम रख लें जी, रख लें उसका नाम सी रख लें, ए और बी तो जॉइंट प्रोडक्ट है। शुगर पर होगा, वो शुगर यहाँ इस केस में ये आ रहा है कि
हमारे पास 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट आ रहे हैं, 1 बाय प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि 3 आउटपुट निकल रहे हैं। इस सवाल में सिनेरियो कुछ ये है, यहां से इनपुट आया, इनपुट प्रोसेस 1 में गया और प्रोसेस 1 में से 3 चीजें बाहर आई, एक ज्वाइंट प्रोडक्ट ए, एक ज्वाइंट प्रोडक्ट बी और एक इन दोनों का बाय प्रोडक्ट आया, वो कर लें बाय प्रोडक्ट जी कर लें उसको। तो ये ए और बी ये वाले 75%, 25%, ये दोनों ये मेन प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या हैं? तो सारी की सारी कॉस्ट इन जॉइंट प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट होगी। बाय प्रोडक्ट तो इसकी तो बेचारे की हैसियत ही नहीं ना मेन प्रोडक्ट वाली, तो ये तो कॉस्ट में आ ही नहीं रहा होगा। ठीक है, ये जो आउटपुट है, आउटपुट तो मेन प्रोडक्ट है ना, तो उस मेन प्रोडक्ट में 75% ए है, 25% बी है आउटपुट में, और ये 75 और 25 आउटपुट ये वाला है, वो इसकी बात कर रहा है। 24,600 में से 75% कितना बना था, आपने क्या लिखवाया था? 18450 ना, तो 18450 ये ए है जो कि ज्वाइंट ए है, और 25% कितना बना? 6150 जो कि ज्वाइंट ऑफ बी है। और देखो बाय प्रोडक्ट तो 400 पहले हमने अलग कर लिए थे, सही है, ये बाय प्रोडक्ट इन आउटपुट के अलावा है। समझ आई कि नहीं आई? हाँ ठीक है, दिस इज डन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड, ये कॉस्ट मैंने ए और बी में ये रेड वाली बांट दी। ठीक है, ये जो टोटल कॉस्ट आई ए और बी में इस एनआरवी की बेस के ऊपर मैंने बांट दी। डन। अब इवैल्यूएशन को कंप्लीट करना है, क्लोजिंग रह गया और एबनॉर्मल रह गया। चलें जी उसको कर लेते हैं ज़रा। तो ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड डन हो गया। अब अगली बारी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन। अच्छा ये तो अब आसान काम है ना, ये तो मुश्किल नहीं है। अच्छा क्लोजिंग में डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट रेट दोनों अलग अलग रिप्रेजेंट होंगे। चलें जी, तो मटेरियल अलग, मटेरियल के लिए क्या चलना है? मल्टीप्लाई बाय 15.93 और कन्वर्जन 1650 मल्टीप्लाई बाय 73। पहले वाले का 35,046, दूसरे वाले का 52354। नेट टोटल कर लीजिएगा। और लास्ट रह गया कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन पर है 200 100 डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट रेट, तो दोनों अलग अलग रिप्रेजेंट होंगे। तो मटेरियल के लिए 200 मल्टीप्लाई बाय 15.93 और कन्वर्जन के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय 31.73। पहले वाले का आंसर क्या आया? 3186 3173। इसका भी टोटल कर लीजिएगा, इसका भी टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का कंबाइंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस सही होती है। बाकी पास पेपर में कुछ ऑब्वियस बातें, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ना, मतलब ये रोड मैप है। अब इसमें एग्जामिनर कुछ ना कुछ हल्की फुल्की वैरायटीज ले आएगा पास पेपर में। वही जैसे पास पेपर क्वेश्चन करेंगे वो एक हल्की फुल्की वैरायटी होती है, वो हल्की फुल्की वैरायटी को सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, यहाँ तो कोई टेंशन, कोई चीज़ पूछनी है? बस करने लगे, कोई सवाल नहीं है ना करो, वाकई कोई सवाल नहीं है। हाँ, कौन कहता है प्रोसेस कॉस्टिंग मुश्किल है, कौन कहता है जॉइंट प्रोडक्ट मुश्किल है? आने तो ज़रा पास पेपर। नहीं इंशाल्लाह वो भी आसान होगा।
वह भी आसान होगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे अच्छी बात आप लोगों की ये लगी कि आप लोगों ने पास पेपर माशाल्लाह ज़्यादा खुद ही सॉल्व किए हैं। मुझे आप लोगों ने बैक एंड पे रखा है, जहाँ मसले मसाला सी वही डिस्कस किया, मैक्सिमम माशाल्लाह आप लोगों ने किया है। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर एक क्वेश्चन आपने अनसीन क्वेश्चन किया और आप 70-80% अनसीन तक पहुंच गए तो ये आपका 100% ही आपकी तरफ से। बाकी तो जो मुश्किल वैरायटीज़ आनी है वो तो होनी नहीं है ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। सही है जी, ऐसी। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।